नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? एनपीपीए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है। एनपीपीए को औषधि के मूल्यों की निगरानी तथा जहां कहीं भी प्रमाणित हुई हो वहां उपचारात्मक उपाय करना आवश्यक होता है और इसमें ऐसे मूल्यों को निर्धारित करने और व्यवस्थित करने की शक्तियां निहित हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के संदर्भ में आपको ये समझना है कि यह 1997 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स यानी फार्मास्यूटिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक कार्यालय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह दवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र नियामक है, जिसके द्वारा वर्तमान में ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर की अनुसूची 1 के तहत आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पर दवाओं की कीमत तय की जाती है। विशेष रूप से कोरोना काल में इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण नजर आई है। इसी के चलते यह लगातार चर्चा में रहता है। इस रूप में यदि हम देखें तो दूसरा कथन इसका एकदम सही है। हालांकि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, अपितु रसायन और उर्वरक मंत्रालय से जुड़ा हुआ कार्यालय है। इसी के चलते हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो। आज के पत्र सूचना कार्यालय में एनपीपीए से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। जहांपना नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दिल्ली का अंतिम मध्यकालीन नगर था। इसे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत है या है? केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई भी नहीं। तो जहांपना नगर के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह है मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल 1325 से 1351 था, उनके कार्यकाल में बनवाया हुआ दिल्ली का चौथा मध्ययुगीन शहर था और इस रूप में यह दिल्ली का अंतिम मध्यकालीन नगर नहीं था। साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया इसको किसने बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसको बनाने में भूमिका निभाई गई थी और इस रूप में दोनों के दोनों जो कथन हैं वह गलत हैं। और चूंकि आपसे गलत कथन पूछा है इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। यदि हम इसके संदर्भ में कुछ और जानकारी प्रदान करने का प्रयास करें तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 51 था, जिनके द्वारा 1326-27 में जहांपना नगर की स्थापना की गई थी, जो दिल्ली का चौथा मध्ययुगीन शहर था। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के चलते यह ज्यादा लंबे समय तक बस नहीं पाया और वर्तमान में इसकी ज्यादा उपस्थिति देखने को नहीं मिलती है। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के पश्चात उनके उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई नवीन इमारतों का निर्माण करवाया गया था और फिरोज शाह तुगलक के मंत्री खान ए जहां जौना खां के द्वारा बेगमपुर गांव में 1387 में एक महत्वपूर्ण मस्जिद का निर्माण कराया गया था। यह दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है और हाल में यह अपनी तेजी से बिगड़ती हालत के चलते चर्चा में है। आज के द हिंदू में एक खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। रविन्द्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? बंगाल के अकाल के विरोध में टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। बांग्लादेश के राष्ट्रगान की रचना टैगोर ने की थी। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, कि
1, 2 और 3। जब हम बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की तो उन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, जिनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में एक उच्च वर्गीय बंगाली परिवार में हुआ था और वह 20वीं सदी की शुरुआत में बंगाल और भारत के सबसे प्रभावशाली लेखक, कवि और कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि उनको एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति माना जाता है, जिनको कला, साहित्य, कविता, नाटक, संगीत और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में महारत हासिल थी। वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति हैं, जिन्होंने 1913 में गीतांजलि के संदर्भ में यह पुरस्कार जीता था। वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति भी हैं। कहा जाता है कि टैगोर ने 2000 से अधिक गीतों की रचना की थी और उनकी जो गीत की शैली थी उसे रवींद्र संगीत के रूप में जाना जाता है। उनके द्वारा 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की गई, जिसमें भारत और बांग्लादेश काफी महत्वपूर्ण है। इसमें भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला या अमार सोनाल बांग्ला महत्वपूर्ण है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उन्हीं से प्रेरित था। 1915 में उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, किंतु बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने इसका त्याग कर दिया था। इस आधार पर यदि हम सही विकल्प को प्राप्त करने का प्रयास करें तो दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। पहला जो विकल्प है वह गलत है और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3। आज के द हिंदू अखबार में से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते आपको इसे याद रखना है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही शब्द समाचारों में देखा गया था। यह क्या निर्दिष्ट करता है? पीसीए एक ढांचा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निगरानी के तहत रखा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैनात एक मौसम निगरानी प्रणाली, माओवादियों के खिलाफ नई रणनीति की प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पहल। जब हम बात करते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही की तो इसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो एक ढांचा है जिसके माध्यम से आरबीआई के द्वारा कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों को निगरानी में रखा जाता है। इसे मुख्य रूप से आरबीआई ने 2002 में प्रस्तुत किया था ताकि ऐसे बैंक जो अपनी खराब संपत्ति की गुणवत्ता के चलते कम पूंजीकृत हो गए हैं या फिर लाभप्रदता के नुकसान के चलते कमजोर हो गए हैं, उन पर एक प्रारंभिक हस्तक्षेप तंत्र के रूप में निगरानी की जा सके और साथ ही साथ उनकी एनपीए की समस्या की भी जांच की जा सके। इसके संदर्भ में पीसीए की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके माध्यम से परिसंपत्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, पूंजी और इसी प्रकार के स्तरों पर आधार बनाकर पीसीए को संचालित किया जाता है और इसके माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र का विकास किया गया है। इस रूप में यदि हम विकल्पों को देखें तो ए विकल्प जो है वह सबसे सही विकल्प है, जिसके तहत हमारा उत्तर हो जाएगा ए। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम पूर्व वर्ष में पूछे गए संघ लोक सेवा आयोग के प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनपायी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है? यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे तट पर पाया जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 की केवल 3। डुगोंग के संदर्भ में आपको याद रखना है इसे समुद्री गाय यानी सी काऊ के रूप में भी जाना जाता है, जो शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो भारत सहित समुद्र में पाई जाती है। यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध है और भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह भारत के पूरे समुद्र तट के किनारे नहीं पाई जाती है, अपितु यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है।
हालांकि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 की एक रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में इन क्षेत्रों में केवल 200 डुगोंग ही शेष रह गई हैं और इसी के चलते इनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। इस आधार पर यदि हम उत्तर की पहचान करने का प्रयास करें तो पहला और तीसरा विकल्प हमारा सही होगा और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे वयो नमन कार्यक्रम की, जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 1 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है, जिसे वयो नमन कार्यक्रम नाम दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि मंत्रालय द्वारा हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस साल भारत के उपराष्ट्रपति कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और इस अवसर पर वयोश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति के द्वारा वृद्ध जनों के संदर्भ में एक नवीन नंबर 14567 को भी लॉन्च किया जाएगा और साथ ही साथ उनके द्वारा 2 अन्य महत्वपूर्ण पोर्टल्स का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसे नाम दिया गया है सेक्रेड और सेज, और इसका पूरा नाम है सीनियर एबल सिटीजन री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी तथा सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल। मुख्य रूप से यदि हम सेक्रेड पोर्टल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें तो यह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर नौकरी खोजने में सक्षम बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय ने विविध प्रकार के उद्योग संघों को भी पत्र लिखा है ताकि बुजुर्गों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जा सके। इसमें भारतीय उद्योग परिसंघ CII, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तथा एसोसिएशन ऑफ एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस पोर्टल के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक के लोग अपनी शिक्षा, अनुभव, कौशल और रुचि के क्षेत्रों के साथ पंजीकरण कर सकेंगे और इसके तहत रिक्रूटर्स भी इसमें नौकरी के अवसर पोस्ट कर सकते हैं। हालांकि मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि यह पोर्टल नौकरियों की गारंटी तो नहीं देता है, किंतु जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए एक सुविधाकारक यानी प्रवर्तक की भूमिका निभा सकता है, जिसके माध्यम से विविध प्रकार की नौकरियों की तलाश की जा सकती है, जिसमें पूर्णकालिक, अंशकालिक, स्वतंत्र अथवा निःशुल्क कार्य मॉडल की अनुमति दी जानी है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस पोर्टल के माध्यम से आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपनी क्षमता को और बेहतर बनाए जाने के संदर्भ में री स्किलिंग के विकल्प को भी शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में उनको और अधिक गति प्रदान की जा सके। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।